Audio Jungle. तो कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम अपनी नई क्लास लेंगे। एक नया दिन है, नई क्लास है, लेकिन रिवीजन पुराना करेंगे। ठीक है, हमारी क्लास की यही खास बात है कि हम सबसे पहले रिकैप करते हैं और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे विद द करंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले अभी हम क्या रिवीजन करने वाले हैं, जो हमने कल लास्ट में जहां तक हमने छोड़ा था। हम टॉपिक जो उठाने वाले हैं वो उठाने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी से। गवर्नमेंट कंपनी क्या था? वो एक सरकारी कंपनी जिस कंपनी के पास कम से कम 51%, 51% की पेड अप शेयर कैपिटल है। वो चाहे तो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकती है, वो चाहे तो पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है, वो चाहे तो मिल बांट के भाईचारा करके थोड़ी थोड़ी रख के भी वो लोग गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी को कौन गवर्न करेगा? कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस करेंगे? कंपनीज एक्ट वाले गवर्न करेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 जितने भी रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन होंगे वो सारे के सारे उस कंपनी पे लगेंगे। इससे एग्जांपल मैंने आपको दो दिए थे, सेल एंड भेल। सेल था हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा था भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई चीजें। रिविजन जो है वो आपका वापस आप उसको कवर कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा वीडियो तुरंत देख रहा हो सकता है कोई बच्चा वीडियो एक दिन बाद देख रहा हो, तो वीको कराना जरूरी ताकि पिछली चीजें आप भूले नहीं। देखो हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारा वही चीजें पकड़ता है जो हम उसको पकड़ाना चाहते हैं। 1 वीक के अंदर आप कोई भी टॉपिक्स को अगर दोबारा से रिवाइज कर लेंगे तो वो अगले 14 डेज तक आपसे के दिमाग से नहीं जाने वाला है। तो मेक श्योर बात को मेरी ध्यान रखना कि अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ लिया तो विद इन अ वीक वो टॉपिक वापस से रिवीजन होना चाहिए। अगर वो वापस से विद इन अ वीक रिवीजन नहीं हुआ तो आपकी वो मेमोरी से हट जाएगा, किसी दूसरी दूसरी मेमोरी के अंदर चला जाएगा। वो मेमोरी है जो आप लोग कभी भी रिकॉल नहीं कर पाओगे। दिमाग से बाहर नहीं जाएगा लेकिन एक ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगा कि आप उसको वापस से ध्यान नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरी बातें ध्यान रखना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फीचर्स क्या है गवर्नमेंट कंपनी के। सबसे पहले हमने जो फीचर देखा था वो देखा था कि रजिस्ट्रेशन वाला। देखो रजिस्ट्रेशन क्या है, जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाएगी 2013 के अंदर। तो गवर्नमेंट कंपनी के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनी पे लगना शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो खुद को एग्जाम करा सकती है अब सारे प्रोविजन से, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से। किसके माध्यम से? स्पेशल रेजोल्यूशन के। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, एमसीक्यू में ये पॉइंट पागल बना देता है बच्चों को, क्योंकि वो स्पेशल रेजोल्यूशन वर्ड या ध्यान करके ही नहीं जाता है, कभी देखता ही नहीं है वाले पॉइंट को। और जनरली पॉइंट आ जाता है। ऐसे पॉइंट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो हम जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़े ना, ताकि अगर आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, जितने बच्चे ये देख रहे हैं, मान लो कि कोई बच्चा 100 नंबर लाने वाला हो तो उसके लिए तो 1 नंबर 99 ले आएंगे, उसका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। फिर ओनरशिप की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी तो चाहे तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर सकती है, चाहे तो पूरी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, चाहे तो थोड़ी थोड़ी दोनों मिलकर भी गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो सारी गवर्नमेंट कंपनी ओन कर लेती है। किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। ध्यान रखना ये। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करने वाला कौन है? गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसको नॉमिनेट शेयर होल्डर्स या फिर गवर्नमेंट कंपनी करते हैं। ठीक है, दो या फिर दोनों मिलकर भी करते हैं। एफिशिएंट स्टाफ की अगर बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, गवर्नमेंट कंपनी को कौन गवर्न करता है? कंपनी एक्ट 2013 करता है। तो उसमें रिक्रूटमेंट या फिर जो रेम्यूनरेशन पॉलिसीज होंगे वो भी कंपनीज एक्ट से ही हमको रेफर करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिविल सर्विस जो रूल है वो नहीं लगता है। अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो कितनी देर हो गई हम लोग को रिविजन करते हुए? सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट हुए। तो अगर 4 मिनट के अंदर ऐसा रिविजन, छोटा सा कोई रिविजन हो सकता है तो हम क्यों ना यूज करें। ठीक है, आपकी भलाई के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, बस आप अपना प्रेम हमको दिखाते जाइए। रिवीजन करिए, हमारे साथ क्लास में इन्वॉल्व होइए, वीडियो से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस यही हम चाहते हैं, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करिए, फिर हमको बताइए कि सर हमने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं हमने अपने यूनिट टेस्ट में या फिर अपने हाफ ईयरलीज में या फिर अपने फाइनल एग्जाम में। और आपके पेरेंट्स को और हमको सबसे ज़्यादा खुशी होने वाली है, और आपके जो भी टीचर्स हैं उनको खुशी होने वाली है। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे मेरिट्स की तरफ। अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक के कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरिट सबसे पहले आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अच्छा, यहाँ पे ना कोई बुकिश नॉलेज वाली बात भी नहीं है, ना ही कोई इन रियलिटी वाली बात है। अगर इन रियलिटी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो सकता है, वो भी आगे देखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। मुझे खुद बताओ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो थोड़ा सा दूर होगा। पॉलिटिकली क्या होता है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दूसरी चीज हो गई। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या होता है? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अलग होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कंपनी, वो उसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, ऐसा किताब कह रही है। लेकिन गवर्नमेंट
इंटरफेरेंस होता है, ये खुद किताब कह देगी अभी कि ये सब झूठ है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको मेरिट पढ़ना तो मेरिट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। एफिशिएंट स्टाफ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से, तो उनके एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट और रेमुनरेशन भी उसी कंपनी एक्ट के या रूल्स के हिसाब से होगा। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ में फ्रीडम भी है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विक एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइज। क्विक एक्शन क्यों ले पाएंगे? क्योंकि इंटरफेरेंस है ही नहीं, लेवल्स है ही नहीं बीच में। जब इंटरफेरेंस होता है, जब मेरी एक्टिविटीज कहीं डिस्कस होंगी तब चीज़ों को डिले तब चीज़ें डिले होंगी, वरना चीज़ें डिले नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हो गया, एफिशिएंट स्टाफ होगा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो फ्री होती है फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। एफिशिएंट स्टाफ के अंदर आपको देखना है कि क्योंकि कंपनी से 2013 गवर्न कर रहा है गवर्नमेंट कंपनीज को, तो वहाँ उस कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है उनका रिक्रूटमेंट और उनकी रेमुनरेशन कौन गवर्न करेगा? वो भी कंपनी से 2013 ही करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ में फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, डिसीजन मेकिंग है, बिकॉज द लेवल्स आर नॉट इन्वॉल्व हियर, द इंटरफेरेंस इज वेरी लो हियर और नेग्लिजिबल। तो जहाँ पे इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग तो ऑटोमेटिकली फास्टर ही होगी। तो ये तेरे कुछ खासियत। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि नाकामियाँ क्या है या फिर बुराइयाँ क्या है या फिर डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है गवर्नमेंट कंपनी के। पहला आता है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। सर यहाँ पर भी ऑटोनॉमी और पेपर ओनली क्यों? क्योंकि रियलिटी के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो होता ही है। अगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है तो नहीं कह सकते उसे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो होगा ही। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक बार को रियलिटी में ना हो, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेजर शेयर होल्डर्स किसके पास है? 51% तो गवर्नमेंट कंपनी के पास है। अब चाहे गवर्नमेंट के पास है उस गवर्नमेंट कंपनी के, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो कह सकते हैं कि सर अंबानी जी का हाथ थोड़ा सा हल्का है इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 51% शेयर्स एंड अंबानी कॉन्स्टिट्यूट्स 41% ऑफ शेयर्स। तो इसलिए डिक्टेशन किसका हो सकता है? डिक्टेट कौन कर सकता है? डिक्टेट कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी, या फिर मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कौन है? गवर्नमेंट ही है। तो वो चाहें तो अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्या होता है कि अब जो गवर्नमेंट कंपनी, देखो हमारे पॉइंट क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, देखो कैसे, देखो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट कंपनीज का जो पर्सनल प्रॉपर्टी, जो यहाँ इस पॉइंट में लिखा है कि जो मिनिस्टर्स है वो पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं गवर्नमेंट कंपनी को, लेकिन जनरली मैंने ऐसे कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर नहीं करती हैं। लेकिन अपने देश के तो तुम जानते ही हो, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है, नेता है, वो तो हर गवर्नमेंट के माल को अपना माल ही समझते हैं। तो अगर ऐसा समझेंगे तो इंटरफेरेंस तो करेंगे। तो रियलिटी के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंटरफेयर करती है। बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंट, सबसे मस्त पॉइंट लगता है जो मैंने जो काफी जगह देखा भी जाता है, स्कूल में भी देखा जाता होगा, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट कंपनीज को है उनको नॉमिनेट या अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो डायरेक्टर्स को तो पता ही है कि मेरे को नॉमिनेट करने का काम या मेरे को अपॉइंट करने का काम गवर्नमेंट का ही है, तो मैं प्लीज या खुश या सेटिस्फाई गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है ना उन्हीं को करता हूँ। जो गवर्नमेंट कंपनी उसमें मुनाफा हो या ना, मुझे क्या ही लेना देना, ऐसा सोच होती है जो टॉप लेवल के लोग बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। मैं आपको बता दूं ऐसी कंपनी जहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये अगर सोच है तो उस कंपनी का टर्नओवर या प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रोथ कभी नहीं हो सकती है। समझ गए आप? तो आई होप आपको पॉइंट अच्छे से आ गया होगा। तो आइए जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या थे हमारे पॉइंट। ऑटोनॉमी और पेपर ओनली की रियलिटी में जो गवर्नमेंट है वही मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है वहाँ पे 51%। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सारा काम अपने हिसाब से कराते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मिनिस्टर जो नेता है वो सारी गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेशन है, कंपनीज है, उनको तो अपना माल समझते हैं, तो उनका इंटरफेरेंस भी भाई लाजमी है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको नॉमिनेट करने का काम गवर्नमेंट का है, तो वो खुश करना किसको चाहते हैं? गवर्नमेंट को खुश करना चाहते हैं, ना कि उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट मोटिव की सोच रखना चाहते हैं। तो आई होप सो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ये हमारा पॉइंट था। लास्ट में हम रिवीजन करेंगे, तो कंप्लीट अभी रिवीजन करेंगे जब मैं क्लास ओवर करूंगा, वाइंड अप करूंगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? यार देखो वीडियोस को यार ना कमेंट करके कम से कम बता तो दिया करो कि सर हमको वीडियो समझ में आ रही है, या आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर मैं ऐसे ही आ गया जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, है ना? तो थोड़ा सा मोटिवेशन है, ये कह लो कि आपका जो प्यार है ना वो मेरे लिए इंसेंटिव है। ठीक है, आपको जो लगाव है मेरे प्रति, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है, इस चैनल के लिए आप बहुत, आपको पसंद आ रही है सारी वीडियोस सारी फैकल्टीज की, तो आपको ना अगर आपको जाहिर करना है तो सब्सक्राइब करना या लाइक एक जाहिर है, या फिर कमेंट करना। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अभी गवर्नमेंट कंपनीज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आइए हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है या फिर ग्लोबल इंटरफेस क्या होता है।
ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियोस में क्यों बना रहा हूँ 30 मिनट्स की या 35 मिनट्स की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो। जनरली जब वीडियो लार्ज होती है ना तो बच्चे क्या करता है, मतलब आपकी सोच बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना पीछे हटते हो कि यार वीडियो बहुत लंबी, मैं नहीं देखूंगा ये वीडियो, इसलिए मैं क्या थोड़ा सा शॉर्ट कंटेंट आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आप क्विकली देखो। एंड सारी चीज़ें मैं आपको विद एग्जाम्पल सारा समझा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कोड से जल्दी याद होगा, मैं आपको कोड भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हर जगह तो नहीं कोड प्रोवाइड करा क्योंकि फिर बहुत सारे, अगर हर टॉपिक के अंदर कोड होगा ना तो फिर कोड को भी तो आपने याद ही रखना है, फिर क्या है, फिर कोड को भी तो आपने याद ही रखना है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए आपको छोटी छोटी में चीज़ें, आपको छोटी छोटी वीडियोस बना के दे रहा हूँ, सारा कंटेंट प्रोवाइड दे रहा हूँ, कलरफुल नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस देख के, अगर आप मेरे नोट्स अगर आप देख रहे हो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक खास बात मेरी नोट्स की ये और अच्छी कि मैंने सारे चीज़ों को ना तोड़ के दिया है, यानी कि अब होता जनरली होता क्या है, जनरली होगा क्या, अगर आप अपनी कोई बुक से पढ़ रहे हो, कोई आप बुक रेफर कर रहे हो जहाँ पे प्रॉपर आपको नोट्स नहीं बने हुए हैं, सिर्फ बुक में आपको कंटेंट क्रिएट करके दे रखा है, तो आपको उसको अपने माइंड में पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपने पॉइंट्स ही लिखने हैं ना, तो आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। लेकिन दूसरी तरफ मैंने क्या करा, आपको सारी चीजें पॉइंट में ही दे दी है। आप देखो मैंने सारी चीजें आपको पॉइंट में दे दी है, तो आपको याद करने का तरीका क्या है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैंने पॉइंट्स में करके दे रखा है, तो याद क्या, आप उसको जल्दी से अच्छे से याद कर पाओगे, उसको टाइम तक रिटेन कर पाओगे, विच इज द ऑब्जेक्टिव, विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हम आपको ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक अपना जो हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा है वो याद कराना चाहते हैं, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करो एंड आप जल्दी से जो भी ट्रॉफी या मिठाई के डिब्बे फटाफट से हमारे सामने लेके आओ कि सर हमने तो अपना जिला ही टॉप कर दिया, सर हमने तो सब कुछ टॉप कर दिया, सब कुछ कर दिया हमने, ठीक है, हमने तो स्कूल टॉप कर दिया, सबसे ज्यादा मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए कि सर हमारे मतलब 100 से ऊपर जाने वाले थे मार्क्स, लेकिन टीचर ने क्या हमको 99 100 पे रोक दिया। ऐसी खुशखबरी अगर आप हमको देंगे तो हमको बहुत खुश होंगे हम लोग। ठीक है, तो आज जल्दी से देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, अच्छे से देखना इस टॉपिक को। मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, देखो मल्टीनेशनल के अंदर ना, मल्टीनेशनल के अंदर दो शब्द हैं, दो शब्द मिलके क्या है मल्टीनेशनल बना हुआ है ये। सर वो शब्द कौन कौन से हैं? देखो एक तो हमारा मल्टी वर्ड और एक हमारा नेशनल वर्ड, जिसमें से अगर बात करूं मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी, ठीक है, और नेशनल का मतलब क्या होता है, नेशनल का मतलब कंट्रीज या फिर नेशन। तो मल्टीनेशनल का मतलब क्या है, बहुत सारी कंट्रीज या फिर नेशन। तो सर मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब वो कंपनी जो ऑपरेट करती है बहुत सारे देशों में। ऐसी कंपनीज की बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, फैक्ट्रीज भी होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं उनको हम ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, एक सेकेंड, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहते हैं, इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी कहते हैं। सर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा भी वन वर्ड आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। जो मल्टीनेशनल कंपनी के जो हेडक्वार्टर होते हैं ना वो एक कंट्री में होते हैं, वो होम कंट्री के होते हैं, जिस यानी कि जहां से जन्मी हुई होती है ना, जहां का वो रेजिडेंट होता है, फिर मैं सकता हूँ जहां का वो व्यक्ति होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी फॉर्म करने वाला बंदा होता है, वो कंपनी उसी कंट्री की होती है, ठीक है, जहां से कंट्री जन्मी उसका हेडक्वार्टर उसी कंपनी के अंदर होगा। बाकी सारी कंट्रीज के अंदर क्या हो सकते हैं, उसके ब्रांचेस हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, वर्कशॉप हो सकती हैं, और अदर कंट्रीज को क्या बोलते हैं, होस्ट कंट्री, यानी कि जहां पे कंट्री, जिस कंट्री में कंपनी का जन्म हुआ, जहाँ पे फैक्ट्री स्टेब्लिश्ड है, वहां पे तो होगा उसका हेडक्वार्टर, उसको बोलते हैं होम कंट्री। उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज के अंदर ब्रांचेस होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, वर्कशॉप होंगे, उनको बोलते हैं होस्ट कंट्री। तो सर मल्टीनेशनल कंपनी में हमने आपको क्या समझाया मेरे बच्चा, हमने बताया कि मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ मल्टी एंड नेशनल। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, यानी कि मैनी, और नेशनल का मतलब होता है कंट्रीज एंड नेशंस। तो इन शॉर्ट अगर आपको याद करना तो मल्टीनेशनल का मतलब वो कंपनीज जो ऑपरेट करती हैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, जिनकी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ब्रांचेस भी होती हैं, फैक्ट्रीज भी होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को हम ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहते हैं, और इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का जो हेडक्वार्टर होगा वो क्या होगा, एक कंट्री में होगा, वो एक कंट्री कौन होगी, होम कंट्री होगी, और बाकी सारी कंट्रीज में ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप हो सकती हैं, वो सारी कंट्रीज कौन सी होंगी, वो होस्ट कंट्री होंगी। सर एग्जाम्पल दो, बिना एग्जाम्पल दिए तो समझ में ही नहीं आता, हमारे अंदर जाता ही नहीं, लोड हम इतना देते हैं इसमें पर फिर भी नहीं जाता। कोको कोला, Hyundai, नाइकी, रिबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग, और बहुत सारी कई और सारी होती हैं। ये कुछ ऐसे नाम है जिनके प्रोडक्ट्स या फिर जो आप कुछ भी आइटम्स हैं जो आप डेली इस्तेमाल करते हो या फिर आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, समझ गए आप? तो सर कोको कोला का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोको कोला का हेडक्वार्टर है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में। सर ह्यूंडा का कहाँ है? ह्यूंडा का मेरे हिसाब से साउथ कोरिया में है। सर नाइकी का कहाँ है? सर नाइकी का भी यूनाइटेड स्टेट्स में है। सर रिबॉक का कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में।
सर फ्रांस का, सर लॉरियल का कहाँ है, फ्रांस में है। सर सोनी का कहाँ है, सोनी का एक है साउथ कोरिया ही है सर, नहीं सोनी का जापान में है, सोनी का जापान में है। एलजी का कहाँ है, एलजी भी हमारा साउथ कोरिया भी है। सैमसंग का है, सैमसंग भी हमारा साउथ कोरिया भी है। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से कंपनी का जन्म हुआ तो यहीं पर ही हेडक्वार्टर होगा। सर सैमसंग का तो सर हमने कंपनी अपने इंडिया में भी देखी है, सर एलजी की तो हमने इंडिया में भी देखी है, सर सोनी की भी देखी है। तो वो यहाँ पे क्या है, उसकी और कंपनीज होंगी, वो होस्ट कंट्रीज है। और एलजी सैमसंग के लिए उसकी होस्ट कंट्री कौन सी होगी, उसकी होम कंट्री कौन सी होगी, साउथ कोरिया। बाकी सारी कंट्रीज क्या होंगी, बाकी सारी कंट्रीज होस्ट कंट्रीज होंगी। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, जब ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी बनती है ना फॉरेन कंट्रीज, तो जब वो होस्ट कंट्री में जाती है तो उस होस्ट कंट्री का नाम लगा देती है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कंपनी का नाम लेते हैं कि Hyundai है, अगर वो इंडिया में आएगी तो उसका नाम होगा Hyundai इंडिया। एप्पल आएगा इंडिया में तो एप्पल इंडिया, पाकिस्तान में जाएगा तो एप्पल पाकिस्तान, श्रीलंका में तो एप्पल श्रीलंका। तो बाद में उन लोग को लगाना पड़ता है, जरूरी होता है, इसमें पता चले, आप डिफरेंशिएट कर पाए कि डोमेस्टिक कंपनी कौन सी है और फॉरेन कंपनीज कौन सी है। समझ पा रहे हैं आप, समझ गए। ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। और हेडक्वार्टर के मैंने ऊपर लिख भी दिए कहाँ कहाँ भी है। कोको कोला यूएस, Hyundai साउथ कोरिया, नाइकी यूएस, रिबॉक यूएस, लॉरियल फ्रांस, सोनी जापान, एलजी साउथ कोरिया, सैमसंग साउथ कोरिया। हेडक्वार्टर्स तो यहाँ पे है, लेकिन क्या ये इंडिया में नहीं, इंडिया में है। तो साउथ कोरिया क्या हुआ इनके लिए हेडक्वार्टर्स, इंडिया क्या हुआ इनके लिए होस्ट कंट्रीज। क्लियर ना सर, बड़े अच्छे समझ में आ रहा है, तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है, आइए फटाफट से अब देखते हैं फीचर्स। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला फीचर जो आता है वो आता है जायंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है इतनी विशाल होती है, इनका ऑपरेशंस, इनकी एक्टिविटीज इतने लार्ज होते हैं, इनके असेट्स और इनके टर्नओवर सेल्स बहुत लार्ज होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर टर्नओवर किसी कंपनी का ज्यादा है, असेट्स बहुत ज्यादा, तो ओवरसीज में कैपिटल भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। The branches of multinational companies spread all across the different countries are controlled and managed from the headquarter। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सैमसंग इंडिया, तो मान लेते हैं कि एक कंपनी हुई जो उसने अलग से अपनी कोई ब्रांच खोल दी, मैंने ब्रांच खोल दी इंडिया के अंदर। तो सैमसंग जो इंडिया है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा, हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, साउथ कोरिया के अंदर है। तो चाहे जितनी भी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, होस्ट कंट्री में क्यों ही ना खुली हो, लेकिन जो हेडक्वार्टर है, जो होम कंट्री के अंदर बैठा है, वो वहाँ बैठे बैठे भी सबको गवर्न या फिर सबको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे आप धीरे धीरे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर थर्ड पॉइंट आते हैं हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी में आता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है। देखो मल्टीनेशनल कंपनीज किसी भी कंट्री के अंदर स्टेब्लिश होने के लिए, किसी भी कंट्रीज के अंदर अपना प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करने के लिए कितना भी खर्चा कर सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनके पास होता है। ऑब्वियसली कंपनी की गुडविल तो बहुत अच्छी होती है, तो मार्केट से भी पैसा अच्छा उठा सकते हैं, खुद भी इनके पास काफी सारे फंड्स होते हैं, तो कंजूसी नहीं करते इन लोग अपने टेक्नोलॉजी में। इनका क्या टेक्नोलॉजी, इन टुडेज वर्ल्ड इफ यू रियली वांट टू विन द मार्केट, आपको अपनी टेक्नोलॉजी पर वर्क करना ही पड़ेगा। ऐसी कंपनी जो आउटडेटेड जिनकी टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि नोकिया, माइक्रोमैक्स, दे ऑल आर थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। उनको मार्केट से क्या एकदम बाहर फेंक दिया गया। तो आज के टाइम पे अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। क्लियर। फिर आता है ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है कि जो पावर है वो कुछ कंपनियों के हाथ में ही है। पावर क्या है, देखो सबसे पहले कुछ मैं टेलीकम्युनिकेशन अगर कंपनी के एग्जांपल ले लूं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी तो कौन कौन सी हैं आज के टाइम में जो वर्क कर रही हैं, जियो है, ठीक है, आइडिया है, वोडाफोन है, बीएसएनएल भी है। तो क्या ये ओलिगोपोली है, ये ऐसा काम है जो सब नहीं कर सकते। क्या मैं कोई कंपनी खोल सकता हूँ अपनी टेलीकम्युनिकेशन में, क्या इतनी जगह अपने खंबे लगा सकता हूँ या फिर जो भी टावर लग रहा है वो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ऑब्वियसली। ये सारे काम क्या है, कुछ ही कंपनी के हाथ में। आपने खुद देखा होता हूँ कि कुछ ही कंपनीज, तो आपने कोई नई नई कंपनी खुलते हुए देखी है इनकी, बहुत सारे आए थे, टाटा डोकोमो आया था और भी काफी सारे कंपनी आए थे, बट दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट राइट नाउ। अभी तो 4 ही 5 बड़े प्लेयर हैं, वो यही रहने वाले हैं, हो सकता है इसमें से भी खत्म हो जाए कुछ जो है। ठीक है, तो ओलिगोपोलिस्टिक यानी कि पावर क्या है, जैसे कि आप खुद देखो, आपने खुद देखा होगा ना कि प्लान देखा ना सभी के आसपास हो जाते हैं, क्या 699 के हो जाते हैं, कभी कभार साथ में होते हैं, 799 का आ जाएगा, 15 का प्लान वहां पे निकला तो सबका 15 वाला वो डेटा रिचार्ज वाला प्लान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे होता है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू देयर जाइंट साइज द मल्टीनेशनल कंपनीज ऑक्यूपाई डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट। अच्छा मुझे खुद बताओ, अगर ये रिचार्ज 1799 का हो जाए, 799, तो क्या कर लोगे आप भाई? उनकी पावर है, आपने समझौता कर लिया, मान लो जियो जियो वाले बैठे और एयरटेल वाले बैठे, इंडिया सॉरी आइडिया वाले बैठे, वोडाफोन वाले बैठे, उन चारों ने कह दी कि जो प्लान 799 का है अब वो 1799 का होगा, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, हम लोग को लेना ही पड़ेगा मजबूरी में।
तो ये कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कुछ ही लोगों के पास है। तो इसका मैंने एग्जांपल बेहतर लगा कि मैं टेलीकॉम्युनिकेशन का एग्जांपल ले सकता हूँ। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट आता है हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। देखो ये लोग ना, ये कंपनी जो बड़ी कंपनीज होती है ना, बहुत खर्चा करती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर, बहुत सारा खर्चा करती है। तो ये लोग कंजूसी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। देखो जो ऐसी बड़ी कंपनीज होती है इनका मानना ये कि दो ही चीजों में पैसा लगाओ, एक तो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में, दूसरा लगाओ टेक्नोलॉजी में, तीसरा किसी में पैसा लगाना ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कम हो तो कोई चलता है वो बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में तो पैसा ये लोग लगाते ही है, ठीक है, ताकि इनकी सेल्स बढ़े और प्रमोशन ज्यादा हो। छठा पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन। दीज एंटरप्राइज हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पूरी पूरी टीम बनी होती है। नया प्रोडक्ट खोजो नया प्रोडक्ट जो तुम सर्च कर रहे हो उसमें कुछ ऐसा इनोवेशन होना चाहिए कि मार्केट प्रोडक्ट बहुत बिके, तो अलग से पूरी की पूरी टीम बनी हुई है। टास्क दे देते हैं एक टीम बना के कि तुमको एक नया प्रोडक्ट ढूंढ के देना विद इन 15 डेज, ठीक है, ऐसा ये लोग क्या है टास्क बना के दे देते हैं। न्यू प्रोडक्ट एंड सुपीरियर डिजाइन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप समझ गए, और छोटा सा पॉइंट क्लियर करते हैं, उसका हम एक जल्दी से अपना रिविजन कर लेते हैं। फिर आते हैं द फॉलोइंग सेफगार्ड मस्ट बी टेकन टू एंश्योर द इफेक्टिव रोल ऑफ एमएनसी इन अ होस्ट लाइक इंडिया। तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, यानी कि सारे पॉइंट्स को आपको सेफगार्ड्स को एंश्योर करना पड़ेगा कि एमएनसी जो है, एमएनसी शुड बी, यहाँ पे बेटा बी होगा, मैं आपको ठीक करके दे दूंगा जहां भी लिख रहा हूँ, शुड बी अलाउड टू एंटर इन हाई टेक इंडस्ट्री ओनली। भाई ऐसा बड़ा जो इंडस्ट्री ना उसी में एंटर करवाओ इनको। अगर छोटे इंडस्ट्री के अंदर इनको एंटर करा देना तो जो हमारे लोकल प्लेयर्स है वो खा जाएंगे ये लोग, समझ गए आप। जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, इसके अंदर एंटर करवाओ ना आप फॉरेन इंडस्ट्रीज को जो एमएनसीज आ रही हैं, ताकि वो लोग इसमें आए और प्लान्स कम हो। जो इतने महंगे प्लान हो रहे 699 799 के प्लान सस्ते हो 299 पे आने चाहिए। अगर आपने इनको कुछ ऐसे सेक्टर में उतार दिया ना जो लोकल सेक्टर है, तो फिर ये मार्केट प्लेयर्स को, जो हमारे लोकल मार्केट जो अच्छे से दाल रोटी खा रहे हैं ना, हम लोग जो अच्छे दाल रोटी खा रहे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है एमएनसी शुड नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, वही एंटरप्राइज, वही जो पॉइंट मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया ना, वही सेकंड पॉइंट में, ठीक है, समझ गए आप। हमने मल्टीनेशनल वाला जो हमारा पॉइंट था वो भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बताइए, सब क्लियर चल रहा है ना। देखो तुम लोग से कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ना, तो ऐसा लगता है कि अधूरा अधूरा से लगता है थोड़ा सा। आओ एक बार जल्दी से, अब मैं जो जो पूछूं वो फटाफट से बताते रहना, ठीक है, बस जल्दी जल्दी से मुझे बताते रहना कि सर जो जो सवाल पूछूं तुमसे वो हमें बताते रहना बस। चलो सबसे फटाफट से आओ जल्दी से। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको कौन मैनेज करता है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या थे? आईओसीएल था, बीपीसीएल था, एसबीआई था, ओएनजीसी। अब तुम बताओगे कितने प्रकार के पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन होते हैं? बच्चा बता रहा है कि सर 3 होते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया, पब्लिक कॉर्पोरेशन हो गया जिसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी भी कहते हैं। वेरी गुड। अब अगले की बारी आती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज माना गया है। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं उनको वन ऑफ द डिपार्टमेंट कंसिडर करा जाता है गवर्नमेंट। यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट की कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था इंडियन रेलवेज एंड डिफेंस। यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज होती है, डिपार्टमेंट होती है, वो गवर्न या कंट्रोल करती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि जो फीचर्स है, फीचर्स क्या होते हैं इसमें? कोड था ईट क्रिस्पी फ्राइज समोसा एंड रायता। रायता आपने फैलाया था एंड में आगे। फिर पहला पॉइंट कहता है तुम्हारा, पहला पॉइंट कहता है कंट्रोल। यहाँ पे किसका कंट्रोल होता है? डायरेक्ट कंट्रोल होता है मिनिस्ट्रीज का या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। कोई सेपरेट एंटिटी एग्जिस्टेंस नहीं होता है गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये दोनों एक ही है। स्टाफिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे उनका रिक्रूटमेंट और कंपनसेशन किस फॉर्म में होता है? सेंट्रल सर्वेंट्स या सेंट्रल सर्विस रूल के हिसाब से होता है, ठीक है, क्लियर। आ जाओ आगे देखें फटाफट से। फिर उसके बाद हमें पढ़ा था कि सर फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो उनको फाइनेंस करने का काम किसका? गवर्नमेंट में, जो हर बजट में कुछ ना कुछ फाइनेंस करती है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो कहाँ डिपोजिट करवा रहा है? ट्रेजरी के अंदर डिपोजिट करवा रहा है। वेरी गुड। मेरिट्स की अगर बात करें तो हमने एक कोड याद करा था, यूनिकॉर्न कंपनी फॉर्म करो और अकाउंट्स रेवेन्यू को सीक्रेट रखो। फॉर्मेशन बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है भी नहीं, कंपलसरी मैंडेटरी है भी नहीं। कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? कंट्रोल कर रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले बजट बन रहा है, फिर सैंक्शन हो रहा है, अमाउंट अकाउंटिंग हो रही है, ऑडिटिंग भी हो रही है। अकाउंटेबिलिटी किसको? यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसको? डायरेक्टली पार्लियामेंट कंट्रोल यहाँ पे है। और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है? अकाउंटेबिलिटी हमारी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक रेवेन्यू से कहा जा रहा है, चला जा रहा है ट्रेजरी में चला जा रहा है। सीके क्या है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने फाइनेंशियल को ना भी बताए, पब्लिक इंटरेस्ट हो तो भी ना बताए, ऐसा कर भी सकता है वो।
जिसके एडवांटेजेस है। डीमेरिट्स की अगर बात करो तो इनफ्लेक्सिबिलिटी ना, यहाँ पे ना बहुत सारा इंटरफेरेंस होता है मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट्स का, तो हमें क्या है वर्क क्या है काम इतनी जल्दी हो नहीं पाता है, बड़ा डिले से काम होता है, तो ये क्या है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। ठीक, आइए फटाफट से आगे देखते हैं। और प्यारे बच्चों, तुम लोग नन्हे मुन्ने राज दुलारे बड़े अच्छे तरीके से रिवीजन कराते हो, मैं इसलिए तुम लोग से बहुत खुश रहता हूँ। बड़ा अच्छा बच्चे हैं जो फटाफट से जवाब देते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर कोई पावर ही नहीं है कि आप खुद अपने रेवेन्यू को यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, कोई पावर ही नहीं है अपने रेवेन्यू को यूटिलाइज कर पाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, ना ही उन लोग को पता है, आई मीन ना ही उन लोग को मोटिवेट करा जाता है कि प्रॉफिट बढ़ाओ, जबकि एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स का डायरेक्ट रिलेशन सर आपने बताया हमको। तो यहाँ पे क्या एम्प्लॉयज जो है मोटिवेटेड नहीं रहते, वो कम से कम एफर्ट देना चाहते हैं। सरकारी दफ्तर में क्या होता है, कम से कम काम होता है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यहाँ पे क्या जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो खुद इंडिपेंडेंटली कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अपना डिसीजन नहीं सुना सकते, क्योंकि सारा का सारा रेवेन्यू जा रहा है ट्रेजरर में, सारा का सारा बजट कौन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है, वो भी एनुअली। फिर आता है हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है। इनएफिशिएंट क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा ऑफिशियल्स ओवर बर्डन होते हैं, पेपर वर्क के, लोग कम है, बर्डन ज्यादा है, और ऊपर से काम करने का कोई तरीका भी नहीं है। रेड टेप्स एंड ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं, पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो रेड टेप्स और ब्यूरोक्रेसी होती है, डिसीजन क्या होता है जनरली डिले सुनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, आ जाओ। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हमारा कहता है वो आता है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बॉडी कॉर्पोरेट होता है, इसको स्टैब्लिश करा जाता है अपने पार्लियामेंट में या सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, इसको फाइनेंस करने का काम गवर्नमेंट होता है, बाद में खुद में फंड को मैनेज कर लेता है। इसके फीचर्स क्या थे, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्रिएट करा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं जिनको नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट, और इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना जनरल पब्लिक को। इनका ऑडिट कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये अकाउंटेबल किसको होते हैं, पार्लियामेंट को होते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल होता है किसका, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। एडवांटेज में क्या था यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या होते हैं अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, जबकि रियलिटी में नहीं होता। क्विक डिसीजन होता है यहाँ पे, कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस है नहीं, रेड टेप्स में है नहीं, ब्यूरोक्रेसी है नहीं, तो डिसीजन मेकिंग भी क्विक हो जाती है। एफिशिएंट स्टाफ, यहाँ पे सिविल सर्वेंट रूल तो लगता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या रेम्यूनरेशन एंड रेम्यूनरेशन क्या होता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा जो आता है कि सर्विस मोटिव। भाई इनका मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव। अगर सर्विस मोटिव तुम्हारा है तो जो भी तुम्हारी एक्टिविटीज है, ऑपरेशन है, वो चुपचाप एक बार अब आके पार्लियामेंट को बता दो, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है इफेक्ट ना हो। डीमेरिट्स क्या था, ऑटोनॉमी सिर्फ पेपर है, रियलिटी के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स आके बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव क्या है, यहाँ पे कोई भी कंपटीशन तो है ही नहीं, गवर्नमेंट कोई कंपटीशन तो है ही नहीं पब्लिक कॉर्पोरेशन का, तो फिर किस चीज़ के लिए मेहनत करना, प्रॉफिट कमाना तो उनको बताया ही नहीं जाता है। रिजिड स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजिड होता है, क्योंकि चेंज करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी होता है। अनफेयर प्रैक्टिस, जहाँ जहाँ भी डीलिंग और सरकार जहाँ जहाँ भी डीलिंग पब्लिक से होगी वहाँ पे करप्शन तो आएगा ही आएगा। इसका था हमारा गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो वो कंपनी जहाँ 51% कम से कम शेयर कैपिटल तो होनी चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के मिलकर साथ में। और गवर्नमेंट कंपनीज को कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट कंपनीज को गवर्न करने वाला एक्ट जो बनाया वो है कंपनीज एक्ट 2013। इसके मैंने 2 एग्जांपल दिए थे आपको, सेल एंड बेल। फिर हम आए थे अपने टॉपिक पे, फीचर क्या थे, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल है, कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद सारे के सारे रूल्स एंड प्रोविजंस लग जाएंगे कंपनी के ऊपर। ओनरशिप की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा चाहे ओन कर सकता है, पूरा चाहे स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, या तो मिलकर भी कर सकते हैं। शेयर जो खरीदेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदेगी, किसके नाम पे खरीदेगी, प्रेसिडेंट के नाम पे। मैनेजमेंट कौन है, मैनेज करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, 2 जिस्म और 2 जान। स्टाफ क्या एफिशिएंट होता है, उनका रेम्यूनरेशन और रिक्रूटमेंट कंपनी एक्ट के हिसाब से होगा, ना कि सिविल सर्वेंट रूल के हिसाब से। देखो बहुत जल्दी फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ आपको, रिकैप दे रहा हूँ, माहिर हूँ मैं रिकैप देने में। मेरिट्स की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी क्या है, रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये भी छूट है, आगे जाकर पता चल जाएगा डीमेरिट के अंदर। एफिशिएंट स्टाफ, यहाँ पे स्टाफ क्या एफिशिएंट है, उनके रेम्यूनरेशन रिक्रूटमेंट किसके हिसाब से होंगे, कंपनी के हिसाब से होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, फ्रीडम भी ज्यादा है, यहाँ पे क्विकनेस और डिसीजन भी ज्यादा होते हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो फिर से वही बात आ गई ना, ऑटोनॉमी एंड पेपर, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है इंटरफेयर करेगा, क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर तो उसके पास ही है। इसके अलावा क्या होगा, देखो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी, मिनिस्टर्स तो सारे गवर्नमेंट कंपनीज को अपना माली समझते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है कि उनको नॉमिनेट करने का गवर्नमेंट है, तो ट्राई टू प्लीज टू द गवर्नमेंट आई इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हाउ टू इम्प्रूव द प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। अब लास्ट टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है पूरा रिवीजन भी। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है कि मल्टी और नेशनल, मल्टी का मतलब होता है कि बहुत सारी, नेशनल का मतलब होता है नेशन एंड कंट्रीज। तो इन शॉर्ट मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जिस कंट्री में उसका जन्म हुआ है वो तो होगी उसकी होम कंट्री, बाकी सारी कंट्री क्या होंगी, उसकी होस्ट कंट्री होंगी।
जाइंट साइज होता है, ह्यूज कैपिटल होती है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल कौन होता है, कंट्रोल कौन करता है, सारी ब्रांचेस फैक्ट्री जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है वो हेडक्वार्टर करेगा। टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। ऑलिगोलिस्टिक पावर यानी कि जो पावर्स होती है बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन का मैंने एग्जांपल लिया था। अब बस टॉपिक खत्म करते हैं कि यहाँ पे अगर आप किसी भी एमएनसी को ला रहे हैं तो उसमें इतना ध्यान रखना कि उनको लाया तो हाईटेक इंडस्ट्री में लेके आना, और सेकंड पॉइंट ध्यान देना कि वो जो हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज हैं उनको मार ना दे, उनको खा ना जाए, ठीक है। तो हमने आज मल्टीनेशनल जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, कॉर्पोरेशन, वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो आगे फटाफट से वीडियो आती रहेंगी, हार्डली आई गेस एक क्लास और लगेगी, उसके बाद रिवीजन आपके पास आएगा, और 3 चैप्टर हमारे फ्लो में कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एक राय आपको और दूंगा मैं, प्लीज अगर आप अपनी राय माने, कि रेगुलर वीडियोस देखने के बाद, जैसे कि मान लो आप 3rd चैप्टर पे हो, तो लेटे लेटे बैठे बैठे सोते सोते भी अगर आप 1 शॉट रिवीजन अगर आप देख लो, तो आपको गारंटी दे रहा हूँ उन टॉपिक से आपका दिमाग हटेगा नहीं, आपकी वो क्या है, मेमोरीज के अंदर फिक्स रहेगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज फटाफट से आप हमको बताइए, चाहे तो व्हाट्सएप पे बता दीजिए, और चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसके अलावा आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, स्कूल की पढ़ाई, कोचिंग एंड और वीडियोस भी अगर मेरे देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्रेम और प्यार दीजिए, प्यार से प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और टिल देन एंजॉय योर लाइफ, खाते पीते रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए, एंड बाय बाय।